Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का फिजियोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसके अंदर जितने डिजीज होते हैं वो सारे डिजीज वन बाय वन करके हम लोग डील करेंगे। अभी से हम लोग आज से स्टार्ट करें इसका हम लोग फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो वन बाय वन करके आप देखते भी जाएंगे। बात करते हैं रेस्पिरेटरी इस सिस्टम को जानने से पहले ऑक्सीजन क्या होता है और ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में यूज क्या है। तो ऑक्सीजन एक गैस है, एक वाइटल गैस है। जो वाइटल गैस इन्वायरमेंट में रहता है अप्रॉक्स 21%, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का यूज क्या है। तो ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। बॉडी का जो सेल है ना, इस सेल को, हर सेल को लाइफ में रहने के लिए दो चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? एक ऑक्सीजन, एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। आखिर ये काम क्या करता है? तो इसको लाइव रहने के लिए इसको चाहिए एटीपी। एटीपी, विदाउट एटीपी का सेल कोई काम ही नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, जिंदा रहेगा ही नहीं। तो सेल एटीपी बनेगा कैसे? कि जब इसमें कोई न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, जब ये ऑक्सीडाइज होता है तब जाकर के एटीपी बनता है। तो ऑक्सीडेशन, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होने से एटीपी बनता है, और इस एटीपी से सेल का फंक्शन होता है। तो इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता कौन है? तो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस होता है, ईटीएस सिस्टम, और ईटीएस सिस्टम के द्वारा ही NADH2 या FADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें आप पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम रिएक्शन होता है। उस साइटोक्रोम रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन जरूरत होता है। तो विदाउट ऑक्सीजन का इसके अंदर एटीपी नहीं बनता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। तो यही मेन फंक्शन हमारे ऑक्सीजन का है। अब बिना एटीपी का सेल लाइफ नहीं रह सकता है। इस सेल को ऑक्सीजन देता कौन है? तो इस सेल को ऑक्सीजन देता है ब्लड। इसको देता है ब्लड। और ब्लड करता क्या है कि इसको ऑक्सीजन देता है और यहां से CO2 को ले लेता है, क्योंकि CO2 एक टॉक्सिक, एक वेस्ट प्रोडक्ट का गैस है। तो ऑक्सीजन को भेज देना और CO2 को ले लेना, ये काम ब्लड करता है। फिर ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? अब ब्लड ये CO2 को कहाँ छोड़ता है? तो ये ब्लड घूमते घूमते और लंग्स तक जाते हैं, और लंग्स में वहां पे अल्वियोलाई है, बताएंगे इसके बारे में एक एक करके। और वहां पर क्या करता है? वहां से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ देता है। ये काम करता है ब्लड। तो यानी कि यहां तक समझ में आपको आया कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए क्या है, और बॉडी में CO2 का काम क्या, CO2 क्या है, कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ जो बात की हम लोग ऑक्सीजन और CO2 के बारे में, यही मेन इस रेस्पिरेशन का फंक्शन है। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है, जो मेन मीनिंग है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 या टेकन ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब यहाँ तो समझ में आया। तो इसको ऑक्सीजन का लेना और CO2 को बाहर रिलीज करने को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो बात होती है, रेस्पिरेशन दो वेराइटीज के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के साइट के अनुसार से। एक होता है कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। याद रखना होगा। तो रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स। पहला हो गया सेलुलर, फंक्शन के अनुसार से। तो सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन का प्रोसेस सेल में होता है उसको बोलते हैं क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का जो प्रोसेस है, यह कौन करता है? लंग्स करता है। तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है वह 2 फेज में होते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन 2 फेज का होता है, यहाँ पे याद रखना होगा। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है 2 फेज का होता है, 2 फेज। पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है कि जब हम इन्वायरमेंट का एयर जब अंदर इंसर्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। यानी द इन्वायरमेंटल एयर इंटर इन रेस्पिरेटरी पैसेज, दैट कंडीशन आर नोन एज इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस कंडीशन द ऑक्सीजन इंटर इन ब्लड, पल्मोनरी टू ब्लड, दिस प्रोसेस आर नोन एज इंस्पायरेशन। सेकेंड होता है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन मतलब द पल्मोनरी या लंग्स ऑफ एयर आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम लंग्स टू एनवायरनमेंट, दैट कंडीशन आर नोन एज एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। अब ये एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द CO2 रिलीज इन एनवायरनमेंट, दिस कंडीशन आर नोन एज एक्सपायरेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो देयर आर 2 फेज इन द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यह हुआ मेरा रेस्पिरेशन का टाइप्स। अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड द फंक्शन ये 2 टाइप्स। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स the environment O2 and CO2 transport in the lungs to blood and blood to lungs, that condition are known as external respiration। यानी ऑक्सीजन जो होता है लंग्स से ब्लड में जाना और CO2 ब्लड से लंग्स में आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि द ऑक्सीजन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 and CO2 in cell and blood, that condition are known as internal respiration। इसका मतलब होता है कि जब ब्लड से ऑक्सीजन सेल में जाता है और या सेल से CO2 ब्लड में आता है, इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आया, इंटरनल यानी अब समझ में आया सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुआ, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या हुआ, अब इंस्पायरेशन क्या हुआ, एक्सपायरेशन क्या हुआ, और दूसरे तीसरा में क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर जो यहाँ तो बात चल रही है रेस्पिरेशन का मीनिंग के बारे में कि रेस्पिरेशन हम कहते किसको हैं। अब जो बात करते हैं इस रेस्पिरेशन के लिए, यानी इसका मेन एम ये हुआ कि बॉडी में ऑक्सीजन को भेजना है और बॉडी से CO2 को बाहर रिलीज करना है। अब जैसे भी हो, तीनों का मतलब तो वही हुआ था ना, जैसे बता सेलुलर हो या पल्मोनरी है या फिर यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल का है, तो सब मिलाकर के यही बात होता है रेस्पिरेशन का मीनिंग कि ऑक्सीजन को अंदर भेज देना है और CO2 को बॉडी से बाहर कर देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब यहाँ बात करते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और अदर गैस भी होते हैं। इन्वायरमेंट में अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन लगभग 78% होते हैं, ऑक्सीजन लगभग 21% होते हैं और अदर जो गैस है इनर्ट गैस वो लगभग 1% होते हैं। यानी इस इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इस मिक्सचर गैस से बाहर कर लेना है और मिक्सचर गैस से निकाल करके और ब्लड में भेजना। ये कितना बड़ा प्रोसेस है, यानी मिक्सचर गैस से ऑक्सीजन निकालना। यही प्रोसेस के लिए एक हमारे बॉडी में सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए सेकेंड वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी। फर्स्ट वाइटल ऑर्गन हार्ट, सेकेंड लंग्स, थर्ड किडनी, फोर्थ लिवर, फिफ्थ ब्रेन। तो ये जो हम मेरे बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन बताइए, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी वाइटल सेकेंड वाइटल ऑर्गन है। तो ये वाइटल ऑर्गन, इसका काम क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन को भेज देना। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बॉडी काम करेगा नहीं। तो ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। इसको दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे हम लोग।
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लोअर वाले को बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी द रेस्पिरेटरी सिस्टम मेड बाय टू पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेड बाय टू पार्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फर्स्ट बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहां से कहां होता है? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है आपको नोज, पहला हो गया नोज, नोज आपके पार्ट में, नोज में आपका नेरिस कैविटी कैनाल होता है, तो नोज है। दूसरा आपको क्या हो गया? इसको बोलते हैं नोज। यहाँ पे हो गया क्या? नेजल कैविटी। तो दूसरा नोज के बाद हो गया क्या? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। यानी पहले नोज हुआ, दूसरा क्या हो गया? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद तीसरे नंबर पे क्या होता है फिर? नेजोफेरिंग्स। इसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे हो गया नेजोफेरिंग्स, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? नेजोफेरिंग्स। इसके बाद नेजोफेरिंग्स के बाद क्या हो गया फिर? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के बाद क्या होता है फिर? लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। यानी क्या क्या हो गया पे? नोज, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ तक क्या हो गया? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो बात करते हैं, यहाँ पर हो गया ना पहले, उसका यहाँ पर तीन हो गया, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी से तीनों आ गया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाते हैं? लोअर में आपका गया ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई। क्या क्या बोले हम लोग? यहाँ पे क्या क्या होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? पहला ट्रैकिया, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद अल्वियोलाई। ये होंगे कौन सा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई। तो ये हो गया आपको क्या सा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा ये जिक्र कर लेते हैं, बाकी तो हम लोग डिटेल चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको हम। तो सबसे पहला क्या होता है ना कि नोज है। नोज का काम क्या होता है? नोज में नेरिस कैनाल होता है, दो को नेरिस कैनाल होता है, जो नेरिस कैनाल ये बीच में सेप्टम से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो नेरिस कैनाल डिवाइड बाय सेप्टम। और इस नेरिस कैनाल में क्या होता है? ओल्फैक्टरी नर्व होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि ओल्फेक्शन का भी काम करता है यहाँ से। तो एयर यहीं से इंटर करता है। दूसरा हो गया नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होता है वो अंदर का सेप्टम जो होता है यहाँ पर आकर इंड कर जाता है। उसके बाद दोनों नेरिस से जो एयर होता है नेजल कैविटी में कम्युनिकेट कर जाता है। इसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद आता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो जो थ्रोट का सबसे ऊपर का पार्ट हो गया, ये फेरिंग्स को थ्रोट बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नेजोफेरिंग्स तक जो होता है ना, ये जो होता है यहाँ पर एक सिंगल पाथ होता है। लेकिन इसके बाद जो होता है आपका ओरोफेरिंग्स आ जाता है। ओरोफेरिंग्स में क्या होता है कि इधर से ओरल का भी पाथ हो गया, इधर से नोज का भी पाथ हो गया, तो दोनों पाथ यहाँ पे कॉमन हो जाता है ओरोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स इसके बाद फिर आता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स में क्या होता है? यहाँ पे आपको कॉमनेस्ट पाथ हो जाता है, दोनों कॉमन है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ के बाद नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, इसका यहाँ से ई आपका होता है इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या करता है? यहाँ पे इपिग्लॉटिस, यहाँ पर इपिग्लॉटिस क्या है? यहाँ पे हो गया इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या हो गया? ट्रेकिया को क्या करता है? ऊपर से क्या करता है ना, ये कवर किया हुआ है। यहाँ पे लैरिंग्स हो गया ये। तो इपिग्लॉटिस जो होता है ट्रेकिया को क्या करता है? कवर करता है, ये ऊपर से ढकने का काम करता है ये, जो कि रेस्पिरेशन को क्या करता है? इसमें अलाउ करता है जाने के लिए। और जिस समय हम खाना निगलते हैं ना, उस समय ये बंद हो जाता है। भोजन जिस समय ग्लूटिनेट करते हैं उस समय बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इपिग्लॉटिस बोलते हैं। और उसके बाद यह हो गया ऑसोफेगस हो गया, तो इसको ग्लॉटिस बोलते हैं, इसको गलेट बोलते हैं। गलेट मतलब होता है ऑसोफेगस के पार्ट को, अपर पार्ट को गलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका एयरवे हो गया। एयरवे के बाद चला गया ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के बाद यहाँ पे होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो कि प्राइमरी यहाँ पर ब्रोंकाई बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। इसके बाद फिर आगे डिवाइडेशन होता है, जिसको हम डिवाइड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको हम, कि अंदर में कैसे डिवाइडेशन होता है ये। तो ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का एक इंट्रोडक्शन। और यह हम लोग नेक्स्ट जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अंदर में ये अल्वियोलाई जो ट्रैकिया है वह अल्वियोलाई तक कैसे गया, और वहां पर कैसे फिर गैस का एक्सचेंज होता है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।